वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत। आज से पहले वाले लेक्चर में हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बातचीत की। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण की प्रकार क्या हैं और विकेंद्रीकरण किस लिए आवश्यक है, इसके गुण और दोषों पर हमने चर्चा की। आज अब हम बात करते हैं केंद्रीकरण के क्या गुण हैं। जो विकेंद्रीकरण के दोष हैं बच्चों, वही केंद्रीकरण के गुण हैं। केंद्रीकरण में प्रभावी नियंत्रण संभव है, जबकि हमने विकेंद्रीकरण में देखा था जो कमी है कि प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकता। संगठनात्मक प्रभावशीलता तथा शासन की सफलता का अधिकांश श्रेय प्रायः उच्च नेतृत्व को दिया जाता है, क्योंकि उच्च स्तरीय नीति निर्देशन और नियंत्रण ही सारे कार्यक्रम को प्रभावित करता है। इस अवधारणा में व्यक्तिगत नेतृत्व, नियंत्रण और समन्वय करना आसान हो जाता है। एक रूपता की स्थापना, एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। विकेंद्रीकरण में जहां अनेकता होती है, वहीं केंद्रीकरण में संगठनात्मक एक रूपता पाई जाती है। सभी इकाइयां एक नेतृत्व के अधीन कार्य करती हैं, अतः स्पष्ट है कि उन्हें एक ऐसा व्यवहार एवं कार्य संचालन बनाए रखना होता है। एक रूपता के कारण लोगों को यह सुविधा होती है कि नीतियों, नियमों और कार्यक्रमों में भिन्नता होने के कारण आपसी विवाद कम होता है। मितव्ययता, इकोनॉमिकल। केंद्रीकरण से संगठन में कार्मिकों और संसाधनों का पूर्ण उपयोग तथा उनमें सामूहिकता का पुट सुनिश्चित किया जा सकता है। पुनरावृत्ति यानी ओवरलैपिंग, रिपीटिशन, अतिराव की समस्या से मुक्ति पाने के कारण मितव्ययता होती है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा, हमने बात की थी कि जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, उनमें हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे गंभीर विषय जैसे नियोजन, रक्षा, वित्त, करारोपण, कर एकत्रण, विदेश संबंध, लेखांकन, हथियार से संबंधित कार्य आदि के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल केंद्रीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, मद्यपान नियंत्रण निषेध, आतंकवाद का सामना, नशीली दवा, जो हम बात करते हैं हमारे मुद्रा, हथियार, जिनसे राष्ट्रीय एकता व अखंडता जुड़ी होती है, वहाँ पर केंद्रीकरण आवश्यक है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति केवल राष्ट्र के सम्मान एवं रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि यह किसी भी संगठन की एक छवि की भी रक्षा करती है। नेतृत्व की प्रभावशीलता, यह माना जाता है कि केंद्रीकरण के द्वारा सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रबंधक अपनी प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। चूँकि यह प्रणाली सर्वोच्च शिखर पर सत्ता को केंद्रित करती है, अतः महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की अभिलाषाएं इसी विधि से पूरी हो सकती हैं। जो व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिष्ठा, संगठनात्मक कार्यों को छोड़ करके देखना और कुछ अन्य दिखाना चाहते हैं, उनको केंद्रीकरण ही रास आता है। बहुत सारे, हम कहते हैं पुराने लोग जो होते थे वो पावर को अपने हाथ में रखते थे, वो अपने पावर को डेलीगेट नहीं करना चाहते थे। बात करते हैं हम केंद्रीकरण के दोष की। कुछ चर्चा हमने पहले ही की थी जब केंद्रीकरण की परिभाषा दी थी कि ये अलोकतांत्रिक है, मतलब हम इसे कहेंगे कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब हम केंद्रीकरण की बात करते हैं तो यह नॉन डेमोक्रेटिक हो जाता है। केंद्रीकरण को परंपरावाद राजशाही व्यवस्थाओं की विरासत भी माना जाता है, क्योंकि केंद्रीकरण में एकल नेतृत्व तथा शीर्ष स्तरीय निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है तथा अधीनस्थ व्यक्तियों या इकाइयों का परामर्श निरर्थक हो जाता है। इसीलिए इसको कठोर और अलोकप्रिय कहा जाता है। कार्यों में विलंब होता है, जब कार्य एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाते हैं तो कार्य देरी से होते हैं।
जब हम केंद्रीकरण करते हैं तो अधीनस्थों में कुंठा और हताशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि संगठन में द्वितीय शक्ति के प्रबंधक तैयार नहीं हो पाते। निम्न स्तरीय कार्मिकों को निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया जाता, जिससे उनमें जो पहल की क्षमता है, उत्साह है, मनोबल है, आत्मविश्वास है, ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती। तो ये कुछ हमने दोष की चर्चा की। आप स्वयं भी इस विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि क्या दोष इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनके बीच में क्या अंतर है। उच्च स्तरीय प्रबंधन के हाथों में शक्तियों और अधिकारियों के एकीकरण को केंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है, और विकेंद्रीकरण का अर्थ है कार्यात्मक स्तर पर प्रबंधक के लिए शीर्ष स्तर द्वारा शक्तियों और अधिकारों का फैलाव। केंद्रीकरण परंपरावादी कठोरता के परिचायक है, विकेंद्रीकरण आधुनिकता और लोचशीलता की परिचायक है। केंद्रीकरण में केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण की व्यवस्थित और सुसंगत एकाग्रता है। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण एक संगठन में प्राधिकरण का व्यवस्थित प्रतिनिधिमंडल है। केंद्रीकरण छोटे आकार के संगठन के लिए अच्छा है, लेकिन बड़े संगठन के लिए यह अच्छा नहीं है। केंद्रीय संगठन में औपचारिक संचार मौजूद है। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण में सभी इस दशाओं में संचार फैलता है। यानी केंद्रीकरण में नीति, कानून, कार्यक्रम और महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो ऊपर के स्तर पर लिए जाते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में ज़्यादातर निर्णय अधीनस्थ या क्षेत्रीय इकाइयाँ करती हैं। केंद्रीकरण में उत्पादन, सेवा, संसाधन, उपकरण एक जगह जमाव पाया जाता है, और विकेंद्रीकरण में बिखराव पाया जाता है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में शक्तियों की एकाग्रता के कारण केंद्रीकरण में निर्णय में समय कम लगता है, लेकिन विकेंद्रीकरण निर्णय लेने के संबंध में बेहतर साबित होता है, क्योंकि निर्णय कार्यों को बहुत करीब ले जाते हैं। केंद्रीकरण में पूर्ण नेतृत्व और समन्वय है। विकेंद्रीकरण शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के बोझ को साझा करता है। रक्षा, निवेश, नियोजन, वित्त, लेखांकन क्षेत्रों में केंद्रीकरण पाया जाता है, जबकि सामाजिक सेवाओं, जन कल्याण तथा सामान्य विषयों में विकेंद्रीकरण अधिक होता है। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों और जनता के सहयोग में कम विश्वास होता है, जबकि विकेंद्रीकरण में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण होता है। जब संगठन का प्रबंधन पर अपर्याप्त निर्णय होता है, तब केंद्रीकरण को लागू किया जाता है। जब संगठन का अपने प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, तो विकेंद्रीकरण लागू होता है। तो ये आज हमने जो टॉपिक किया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। प्रश्न छोटा ही आता है इस पर। आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को रोज़ देखें, और आवश्यकता पड़ने पर, कोई समस्या आने पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इस पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए थैंक्स टू ऑल।